हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आ सकते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, चाहे वो आपके गेट में हो या फिर किसी भी ए या जी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे मोस्ट कॉमनली कोई भी एग्ज़ाम में। सो इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें अभी जाके सिविल इंजीनियर वर्क, जो अभी नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, इसको हिट करें, प्लस बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियो हो वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। सो आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं ऐसी और भी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्टील हो गया, हाईवे, हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन सॉइल फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन, देन बिल्डिंग मटेरियल, ये सब आपको उसमें वीडियो में मिल जाएगा। तो बाकी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो उनको सब्सक्राइब करें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? होमोजीनियस का मतलब होता है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जो भी हमारी सेम, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज एट एनी पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। सो हमारी कोई भी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक मटेरियल है तो उसकी सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी एट अ पॉइंट। अगर ये पॉइंट है तो यहाँ पे सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी इस पॉइंट पे एट अ गिवन डायरेक्शन। ये वाली हमारी डायरेक्शन है और ये इस पॉइंट पे मान लो, तो ये अगर यहाँ पे अगर सारी प्रॉपर्टीज सेम हो तो उसको हम होमोजेनियस मटेरियल बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है वुड, आयरन, ये दो मेन एग्जांपल है। और आइसोट्रॉपिक क्या होता है? आइसोट्रॉपिक जिसकी सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी हो इन एनी डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। इसमें क्या था हमारा? सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट, और इसमें होता है हमारा सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन एनी डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट। सो किसी भी मटेरियल में जब सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो कोई भी पॉइंट पे, तो हमारा आइसोट्रॉपिक मटेरियल बनता है। एग्जांपल स्टील, कॉपर, ग्लास और ब्रास, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो। सो ये क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इसका सीधा फॉर्मूला पूछ सकते हैं, चाहे आपको इनमें से जैसे यंग मॉडुलस की वैल्यू दी होगी या फिर बल्क मॉडुलस की वैल्यू दी हो, आपको यंग मॉडुलस निकालना हो तो ऐसे मिल सकता है। तो हमारा सबसे पहले रिलेशन निकालना है यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में। सो बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं के से और यंग मॉडुलस को डिनोट करते हैं हम ई से। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम सी से डिनोट करेंगे, कहीं पे आपको ये जी भी मिल सकता है, तो मैं इसको सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, सो बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस में जो रिलेशन है वो है 3k ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। ये हमारा एक रिलेशन है यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में निकालने का, और जो म्यू है वो हमारा पॉइसन रेशियो है। ये आपको मैं नीचे बताऊंगा डी सेक्शन में जब पॉइसन रेशियो क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा यंग मॉडुलस यानी ई और सी के बीच में रिलेशन क्या है। सो ई इज इक्वल टू 2c1 प्लस म्यू। ठीक है, अब हमारा थर्ड है
relation between young modulus, modulus of rigidity, bulk modulus. So E is equal to 9 kc divided by 3k plus c. सो अगर इन तीनों में रिलेशन पूछा जाए या फिर हमें आप क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस इज गिवन दैट, जो उसकी वैल्यू होगी तो हम एक वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं. वन अननोन होगा और एक, दो नोन होंगे और एक अननोन होगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा पॉइजन रेशियो, जिसके बारे में बात कर रहा था, जो यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है. सो पॉइजन रेशियो की सबसे पहले डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज अ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इट इज डिफाइंड बाय ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अगर ये भूल जाता है तो आप ऐसे रख सकते हैं कि जो भी टी है, चाहे वो लेटरल हो या ट्रांसफर हो, तो टी ऊपर आएगा. ठीक है. लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर बाय लॉन्गिट्यूडनल, तो टी जो है वो ऊपर आ रहा है, लेटरल का टी और ट्रांसवर्स का टी. सो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो. पॉइजन रेशियो फॉर्मूला होता है पॉइजन रेशियो का 3k minus 2c अपॉन 6k प्लस 2c. सो आपको पॉइजन रेशियो अगर नहीं दिया है तो आप इससे निकाल सकते हो, अगर आपको बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू दी हो. अगर यहाँ पे हमें पूछना पड़े तो हमें यहाँ पे पहले से गिवन होगा अगर हमें ई या के की वैल्यू निकालनी है. अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें के या ई दोनों गिवन होगा. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स. सो इस तरह के आपने ग्राफ्स आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं जहाँ पे 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, किस टाइप का ग्राफ है. तो स्ट्रेस हमारा वाई एक्सिस पे आएगा, स्ट्रेन हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा. तो सबसे पहला हमारा ग्राफ है जो इस तरह से दिखता है. इस ग्राफ को हम कहते हैं, जहाँ पे लीनियर ये सीधा जा रहा है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. ठीक है, लीनियर इलास्टिक. अब सेकंड है जो इस शेप में जा रहा है, एक पैराबोलिक शेप बना रहा है पर पूरा नहीं, तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक ग्राफ. ये जो ग्राफ होता है ये आपको रबर के केस में मिलेगा, पर आप बोलोगे कि रबर तो इलास्टिक होता है तो उसका ग्राफ लीनियर क्यों नहीं आता. वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आएंगे उसमें बताऊंगा क्यों होता है वो. ठीक है. और नेक्स्ट हमारा है इस तरह का ग्राफ, जो ग्राफ ऐसे जाके और इस तरफ की ऐसे चला जाए, इसको कहते हैं हम इलास्टोप्लास्टो ग्राफ, इलास्टोप्लास्टो या फिर इलास्टोप्लास्टिक ग्राफ. यहाँ पे ये इलास्टिक था बिहेवियर इसका और यहाँ पे जाके प्लास्टिक बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टोप्लास्टिक ग्राफ. अब नेक्स्ट है हमारा डी, जिसमें ये सीधी लाइन जा रही है. तो मैंने आपको ये जो लाइन बताई थी वो पहले कौन सी थी, प्लास्टिक वाली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, परफेक्टली प्लास्टिक ग्राफ. परफेक्टली प्लास्टिक ग्राफ. ठीक है. अब नेक्स्ट ग्राफ है हमारा कुछ इस तरह से. यहाँ पे ना तो ये पूरा प्लास्टिक में जा रहा है, ठीक है, नीचे वाला तो हमें पता चल रहा है इलास्टिक में है, पर ये वाला प्लास्टिक में नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इलास्टो प्लस तो ये हो जाएगा इलास्टोप्लास्टो विद स्ट्रेन हार्डनिंग. ये स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है इसकी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है. अभी एक नया ग्राफ है जिसमें ये वेव की तरह जा रहा है, तो ये नॉन लीनियर भी दिखा रहा है, फिर ये यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग से भी दिख रही है, तो हम इसको कहेंगे विस्को इलास्टिक या फिर विस्को इलास्टो ग्राफ. विस्को इलास्टो भी ग्राफ आ सकता है और विस्को इलास्टिक ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको. हमारा अब जी है जिसमें
हमारा ग्राफ इसके एकदम पैरेलल में है, साथ साथ में ही ये जो है ये, तो हम इसको कहेंगे ये आइडली रिजिड ग्राफ, आइडली रिजिड। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो इसको रिजिड कहेंगे, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो यानी स्ट्रेन के पैरेलल हो तो इसको हम कहेंगे आइडल फ्लूइड। ठीक है, पर एक्चुअल में आइडल कोई भी लिक्विड नहीं होता हमारा, ना ही कोई मटेरियल होता है आइडल। दो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है तो वहां पे हम इसको, अगर वो वाई के पैरेलल हो तो उसको आइडली रिजिड कहेंगे, और एक्सिस के पैरेलल हो तो उसको हम आइडली फ्लूइड कहेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकाइन थ्योरी फॉर कॉलम एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर। सो फोर्थ क्वेश्चन है रैंकाइन थ्योरी फॉर कॉलम एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर। रैंकाइन थ्योरी दो तरह की थी, एक थी क्रिपलिंग लोड के लिए और एक थी एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए। सो सबसे पहले रैंकाइन क्रिपलिंग लोड के लिए देखते हैं। इसको हम पी आर से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर पी सी से भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर कॉलम पी सी आर कर लेते हैं हम फॉर रैंकाइन थ्योरी। अगर यूलर हो तो इसको हम ई कर देंगे। यूलर वाली मैंने वीडियो पीछे बना चुका हूँ, ऊपर अभी लिंक आ रहा होगा, आप चाहें तो उसको देख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारा इसका फॉर्मूला है सिग्मा सी इंटू ए प्लस 1 प्लस ए अपॉन एल ई बाई के। ए हमारा जो है एरिया है, सिग्मा सी इज स्ट्रेस, ए इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ए इक्वल टू सिग्मा सी बाई पाई स्क्वेयर बाई ई। ई इज यंग मॉडुलस, ठीक है, और एल ई बाई के इज लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, ये हमारा लैम्डा आ गया। हम इसको ए बाई लैम्डा स्क्वेयर भी ले सकते हैं। ठीक है, एल बाई के और एल बाई आर, आर से भी डिनोट करते हैं, के से भी डिनोट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये 1 प्लस ए लैम्डा स्क्वेयर। ठीक है, और हमें पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो हमें के और आर जो हमारा वो सेम ही है, अगर आर की वैल्यू निकालनी हो तो आर इज इक्वल टू, सो आर इज इक्वल टू आई बाई ए अंडर रूट, आई बाई ए अंडर रूट ऑफ आई बाई ए। ठीक है, सो यहाँ से आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि हमारा के और आर सेम ही होता है। फिर हम अपना स्लेंडरनेस रेशियो निकाल के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है रैंकाइन फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर। जब आपने सॉइल पढ़ी हो या फिर नहीं पढ़ी हुई हो तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा प्रेशर होता है वो हमारा होता है हाफ इंटू रो जी एच स्क्वेयर, टोटल प्रेशर जो होता है। ठीक है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, एंड 1 माइनस साइन फाइव प्लस 1 अपॉन साइन फाइव इज इक्वल टू के। के इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कांस्टेंट जिसको कहते हैं हम, जिसकी वैल्यू होती है के ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, हमें पता है रो जी जो होता है वो स्पेसिफिक वेट कहते हैं, जिसको हम उसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो हाफ इंटू डब्ल्यू एच स्क्वेयर ब्रैकेट 1 माइनस साइन फाइव प्लस 1 प्लस साइन फाइव। सो ये कभी कभी पूछ ले जाता है कि व्हाट विल बी एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल ड्यू टू रैंकाइन, तो ये उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। सो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डैम। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो इसके लिए मैं सेकंड पार्ट भी डाल दूंगा, और साथ में थोड़े लिंक्स भी डाल रहा हूँ ऊपर, आप देख सकते हैं कि बाकी वीडियोस आपको कोई देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डैम। तो सबसे पहले हमारी टाइप जो है टेंशन इन द मेसनरी एट द बेस ऑफ डैम। अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट टू अवॉइड द फेलियर। ठीक है, तो अगर हमारा पहले टाइप 1 फेलियर जो होगा वो टेंशन इन द मेसनरी एट द बेस ऑफ डैम, अगर इस कंडीशन हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए जो रिजल्टेंट होता है वो मस्ट बी मिडिल थर्ड ऑफ द बेस विड्थ। अगर ये कोई डैम है
तो जो इसका रिजल्टेंट हो वो मिडिल थर्ड पे हो, यहाँ पे हो, मतलब h/3 और उसके, ठीक है। और अगर अगला कंडीशन है, अगर इस टाइप का फेलियर होने लगे, ओवरटर्निंग ऑफ डैम, ओवरटर्निंग ऑफ डैम में भी हमारा यही कंडीशन रहेगी उसको रोकने के लिए, रिजल्टेंट मस्ट लाई विद मिडिल थर्ड ऑफ बेस विड्थ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइडिंग ऑफ द डैम। अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट टू अवॉइड द फेलियर फॉर स्लाइडिंग ऑफ डैम, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो